सर जय हिंद कर्नल जय सोनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, एक बार फिर से समय देने के लिए। कुछ मुद्दे थे जिन्हें मैंने आपसे समझना था सर। कल एक वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से एक खबर पब्लिश की गई। उसमें लिखा गया था कि किस प्रकार से जो है चीन हिंद प्रशांत महासागर में लगातार जो सिविलियन शिप या स्पाई शिप भेज रहा है, उनका मकसद एक ही है कि वो कैसे ना कैसे एक ऐसा सेफ रास्ता ढूंढे जिससे भारत के सोनार सिस्टम को या भारत को पता ना लगे और उसकी पनडुब्बियां जो हैं वो हिंद प्रशांत महासागर में तैनात हो जाए। किस प्रकार से इस नए खुलासे को हम देखें सर? राजेश जी, वॉशिंगटन में एक स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसने एक अध्ययन किया 2020 से लेके आज तक, और इस अध्ययन में, इस स्टडी में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 2020 से लेके आज तक ये जो इंडियन ओशन का इलाका है, वहां पे जो चीन की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और चीन के 13 रिसर्च व्हीकल्स इंडियन ओशन रीजन में तैनात हैं 2020 से। जी अब ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी ये एक बड़े खतरे की घंटी है। वो इसलिए कि हालांकि चीन आधिकारिक तौर पे कहता है कि ये जो रिसर्च व्हीकल्स हैं, इनका जो मुख्य काम है वो है समुद्र के नीचे जो मिनरल्स होते हैं उसके बारे में पता लगाना, ऑयल के बारे में पता लगाना, और समुद्री जीवन या मेरीन लाइफ को स्टडी करना। लेकिन उसका जो एक छुपा हुआ रीजन होता है वो ये होता है कि ये जो सारा डाटा ये रिसर्च व्हीकल्स वेसल्स इकट्ठा करती हैं, ये मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सबमरीन्स जब जाएंगी तो उनके सामने किस इलाके में क्या क्या प्रतिबंध आएंगे, कहाँ पे कितनी गहराई होगी, कितना पानी का जो नमकीनापन है वो कहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक पनडुब्बी के ऑपरेशन में अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये जो स्टडी है, ये स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे भारत के नागरिकों को बताने की आपने ये जो ये कोशिश की है, इसका मैं आपको आभारी हूं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा राजेश जी कि चीन के पास 64 रिसर्च व्हीकल्स हैं। ओके सर। और 64 में से 13 इसने तैनात किए इंडियन ओशन रीजन में। दूसरी बात, चीन का जो प्लान है कि वो 2030 तक 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 और न्यूक्लियर सबमरीन और 200 युद्धपोत को वो बनाने की उसकी कार्रवाई दिन रात उसके नेवल के डॉकयार्ड्स में चल रही है। तो इसको हमें एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना होगा कि एक तरफ ये रिसर्च व्हीकल सारा ये डाटा इकट्ठा कर रही हैं, दूसरी तरफ दिन रात चीन के नेवल डॉकयार्ड्स में पनडुब्बियां बन रही हैं, युद्धपोत बन रहे हैं, और इनका एक डायरेक्ट कोरिलेशन आ जाता है। ठीक है, मैं अलग अलग सवाल लेकर आता हूं आपके पास। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्योंकि कल जब ये खबर आई तो मैं भी पढ़ रहा था, तब मैंने सोचा कि आखिरकार ऐसा है क्यों। फिर जब नक्शे देखने लगा तो पता चला कि चीन की जो शिप लाइन है वो भारत के बगल से ही गुजरती है, और चीन क्या ये चाहता है कि अगर भारत के साथ एलएसी पर विवाद हो तो भारत की नेवी उसकी शिप लाइन को, ऑयल और गैस को प्रभावित ना कर पाए, उसकी सप्लाई चेन को उसे रोका जा सके। उस लिहाज से क्या ये जो चीन कर रहा है उसे जोड़ सकता हूं मैं? राजेश, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, अगर हम चीन का नक्शा देखें, चीन के नॉर्थ में रेगिस्तान है, चीन के वेस्ट में पहाड़ियां हैं या तिब्बत है, और चीन के साउथ में घने जंगल हैं, और चीन के ईस्ट में 14,500 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्री तट है। अब चीन की 90% आबादी और चीन के सारे मुख्य शहर इसके पूर्वी हिस्से या ईस्टर्न पार्ट में है, जहां पे ये समुद्री तट है। अब चीन को हमेशा एक चीज चिंता खाती है कि जब वो ताइवान पे हमला करेगा, और वो हमला जरूर करेगा, जब भी वो ताइवान पे हमला करेगा तो अगर अमेरिका ने पैसिफिक
इलाके से उसके जो भी इंपोर्ट्स हैं उसको रोका तो चीन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीन की बड़ी दिक्कत है कि चीन का 80% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होता है, जो कि इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में से निकलता है। भारत के पास से ये मेन शिपिंग लाइन जाती है, क्योंकि चीन का अधिकतर जो तेल है वो मिडिल ईस्ट के देशों से आता है और ये सबसे छोटा रास्ता पड़ता है। तो अगर भारत ने इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, या भारत की नौसेना ने चीन की इन मर्चेंट नेवी शिप्स को उस वक्त चलने नहीं दिया, तो चीन के पास तेल नहीं होगा ये ताइवान का जंग लड़ने के लिए। दूसरे और यही कारण था कि मलक्का स्ट्रेट का एक ऑल्टरनेटिव के लिए जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति 2013 में बने तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का गठन किया, ताकि ये जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जिंजियान से लेके ग्वादर पोर्ट तक ये रोड आएगी और इसमें चीन अपना जो व्यापार करना है, तेल करना है, वो करेगा, ताकि अगर किसी कारण से मलक्का स्ट्रेट का रास्ता भारत या अमेरिका बंद कर देते हैं तो चीन के पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता होगा सीपैक के थ्रू। तो इसीलिए अगर हम ये पूरी एक बड़े पैमाने पे देखें तो ये चीन की बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जिसके तहत ये सारी गतिविधियां एक ही समय पे हो रही हैं। ठीक सर, 2-3 चीज और जो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पहले चीन की नेवी को लेकर मैं बात कर लूं। अभी भी उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है, थल सेना भी उसके पास सबसे बड़ी है, नौसेना भी सबसे बड़ी है, लेकिन फायर पावर नहीं है। एक्सपर्ट से जब बात होती है, अमेरिका की मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। हालात ये है कि आपके जो सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी आपके पास अच्छे उस्ताद नहीं है। इस कारण आपको यूरोप से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। इसे हम किस लिहाज से देख सकते हैं सर? राजेश जी, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले वो 2 किताबें जरूर पढ़ें। पहली किताब है द फाइनल वॉर, जो प्रवीण सानी ने लिखी है। दूसरी किताब का नाम है व्हेन चाइना अटैक्स, जो कि कर्नल ग्रांट न्यूज़हैम ने लिखी है। इन दोनों किताबों में लेखकों ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ एक्सप्लेन किया है कि चीन जो सैनिक शक्ति है वो कमजोर नहीं है। और यही कारण है कि अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। अमेरिका भी चाहता है कि ताइवान का युद्ध ना हो, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पिछले साल 3 फरवरी को कहा कि 2027 में चीन और अमेरिका का युद्ध होगा ताइवान के ऊपर, और इसलिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि युद्ध ना हो। क्योंकि राजेश जी, जो आने वाले वक्त में जो युद्ध चीन करेगा वो आज तक जो हम युद्ध देखते आए हैं उससे बिल्कुल हटके होगा। देखिए, जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है ये 1986 के अमेरिकन एयर लैंड बैटल कंसेप्ट पे चलती है। यानी कि हवाई हमला होगा, जमीनी हमला होगा, साथ में नौसेना का हमला होगा। हमारी सारी सेनाएं, भारत की सेना भी अमेरिका के एयर लैंड बैटल डॉक्ट्रिन, जो कि 1986 में ऑफिशियली पब्लिश हुआ था, उसको फॉलो करती हैं। लेकिन चीन इस डॉक्ट्रिन से अब हट चुका है। चीन की जो डॉक्ट्रिन है, चीन की डॉक्ट्रिन ये है कि जो पहला वार चीन किसी देश पे करेगा वो रॉकेट फोर्स से होगा और साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अटैक होगा। और जब जब दूसरे देश की सेनाएं बिल्कुल इनकेपेबल हो जाएंगी, उनके पास कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनके पास ये उनकी जो हेडक्वार्टर्स बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, उसके बाद जमीनी और हवाई हमला होगा। और इस चीज में चीन माहिर है, जो अमेरिका भी मान चुका है। 2014 में चीन की सेना PLA ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए पूरे सक्षम है। और वो 6 डोमेन है: जमीन, समुंदर, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। तो ये जो आने वाला समय है, ये युद्ध की जो प्रणाली होगी चीन की, वो बिल्कुल अलग होगी। और इस वक्त चीन इस प्रणाली में बहुत आगे, क्योंकि मैं 1 मिनट और चाहूंगा इस पे, क्योंकि चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि अमेरिका उसके 10% भी उसके पास में नहीं है। ओके, एक चीज और कर्नल सोडी सर, जो बड़ा अहम सवाल हो जा रहा है इस वक्त, हम
चीन को देख रहे हैं, कंबोडिया में देख रहे हैं, कोको आइलैंड में, कॉक्स बाजार में देख रहे हैं, हम हमन टोटा में देख रहे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति चीन के अंदर ही हैं, वहां ग्वादर में हम चीन को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम जिबूती में चीन को देखते हैं। स्टिंग ऑफ पल्स से हटकर अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि अभी तक भारत की तैयारी एलएसी और एलओसी पर ज्यादा फोकस रहती थी कि जंग होगी तो यही होगी, लेकिन क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हमें अपनी समुद्री सीमाओं पर भी कुछ वैसी ही तैयारी करनी होगी जैसी हम जमीनी युद्ध के लिए एलएसी एलओसी पे कर रहे थे सर? राजेश जी, 1829 में सर वॉल्टर रेलेग ने एक टिप्पणी की थी कि जो देश समुद्र पर राज करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। और ये टिप्पणी 1829 की आज तक उतनी ही सार्थक है जितनी 150 साल पहले थी। जी। जब तक किसी देश के पास एक बड़ी और एक कारगर नौसेना नहीं होगी, वो अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पाएगा। आपने जैसे अभी कहा, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, और जो मैंने शो के शुरू में कहा कि इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, चीन के नेवल डॉकयार्ड्स में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत की का काम दिन रात चल रहा है। तो ये जो इतने बड़े पैमाने में अपनी नौसेना को और बढ़ा रहा है, जो कि ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना है, ये किसी एक शादी की पार्टी के लिए नहीं है, ये किसी एक बहुत बड़े मकसद के लिए। तो अगर हम इस चीज से एक सीख लें, भारत के पास एक बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, भारत के पास हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी नौसेना को भी एक्सपैंड करें। काम चल रहा है। अभी पिछले साल हमने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट किया, ऑलरेडी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है, लेकिन हमें इस स्पीड में और तीव्रता लानी होगी, क्योंकि जिस तीव्रता से चीन कर रहा है, हमें भी तीव्रता लानी होगी। और जब तक हम चीन की स्पीड के साथ मैच नहीं करेंगे, हम दिक्कत में आ सकते हैं। पिछले साल 9 अगस्त को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने ने द प्रिंट पब्लिकेशन में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती है तो भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा। आपने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की प्लानिंग चीन की कंप्लीट हो चुकी है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, और पिछले साल 20 मार्च को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक नौसेना अड्डा बना के उसने हमें पूरी तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में घेर लिया है। अभी एक नई चीज जो आ रही है वो है स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स, यानी कि नए नए पोर्ट्स पे चीन पैसे लगा रहा है। जैसे लामू अटॉल है मालदीव्स में, जैसे क्योक्युफू है म्यांमार में। इन जगह में चीन पैसे लगा रहा है ताकि ये जो पोर्ट्स हैं, वक्त आने पे इन्हें भी सैनिक इस्तेमाल किया जाए। और जब ऐसे होगा तो अगर हम भारत के नक्शे को देखें, हर तरफ पे चीन का या तो सैनिक पोर्ट होगा या फिर ऐसा पोर्ट होगा जो वो कभी भी सैनिक यूज के लिए कन्वर्ट कर सकता है। ठीक सर, बस एक आखिरी सवाल है जो थोड़ा सा हटकर है लेकिन बड़ा अहम सवाल है। 2019-20 से ही हम सुनते आ रहे हैं कि AK-203 का निर्माण अमेठी में होगा। कल एक रिपोर्ट आती है, खबर आती है कि अभी निर्माण की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। तो किस लिहाज से हम इस खबर को देखें, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, भारत चीन और रूस के जो रिश्ते हैं वो एक अलग ही भंवर में फंसे हुए हैं। कैसे देखें सर इसको? देखिए राजेश जी, मेरे को इसमें 2 चीजें लगती हैं। एक कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी कोशिश की है और हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं, प्रोजेक्ट्स जल्दी सैंक्शन हो रहे, लेकिन अभी भी हमारे देश में रेड टेपिज्म है, जहां पे एक फाइल मूव होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें इस चीज को ओवरकम करना होगा। अगर हमारी डील हो गई थी रूस के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें रूस ने कहा कि हम AK-203 बनाने की परमिशन देंगे, मदद करेंगे, अमेठी के अनाउंसमेंट भी हो गई 2-2.5 साल पहले। अब तक तो हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए थी। ये जो डिले है, ये डिले हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप और मैं फौज में रह चुके, हमें पता है कि AK सीरीज के हथियार कितने अच्छे हैं।
AK-47 हम जब यूज करते थे असम में या जम्मू कश्मीर में, वो कितने एफिशिएंट थे हमारा मकसद पूरा करने में, और AK-203 तो उससे दो कदम आगे है। तो ये जो डिले है, ये मेरी राय में ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिले होगा, क्योंकि जहां तक रूस की बात है, रूस हमें अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है, अभी भी हम रूस के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हथियार के। रूस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये हमें अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी डिले आखिर क्यों हो रही है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सोनी सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर।